हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी को बताऊंगा। इसके पहले दोस्तों मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें। और दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। एक है नामकरण, दूसरा है लिपि और चौथा है आकार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े नामकरण से संबंधित प्रश्नों पर बातें होंगी, इस सभ्यता के लिपि से जुड़े प्रश्नों पर बातें होंगी एवं इस सभ्यता के आकार से जुड़े प्रश्नों पर बातें होंगी। ठीक ना दोस्तों? चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए मैं इसका छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं। आप उसे क्रमशः देख देख कर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं अच्छे तरह से। ठीक ना? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्यों ऐसा पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता? तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं, बल्कि एक नंबर इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता का नाम सुने हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक ना दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, सिंधु घाटी के क्षेत्रों से ही हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, इसलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहेंगे? क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पिछले वीडियो में बताए हैं, देहरादून में हेड ऑफिस है। तो ASI के महानिदेशक थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम रहा दोस्तों? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के देखरेख में 1921 में सबसे पहली बार दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति ने ही सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थल को ढूंढा था। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ एक और सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा एक स्थल है, यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट वीडियो में उन सभी के बारे में भी मैं बताऊंगा। हड़प्पा नामक स्थल की खोज ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के देखरेख में 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोज की थी? हड़प्पा स्थल की। दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप सब जान ही रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जा रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र, ज्यादा से ज्यादा स्थल इसी सिंधु नदी के इर्द गिर्द पाए गए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आप सभी को इन सब बातों को समझा दिया हूं, यहाँ पे भी समझ लेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी के क्षेत्र से ही ज्यादा से ज्यादा स्थल प्राप्त हुए थे, यही कारण है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के तहत सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थल को खोजा गया था। खोजे कौन? 1921 में दयाराम साहनी ने। किसके देखरेख में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के देखरेख में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक ना? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक ना? तीसरा है इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंधु नदी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा स्थल सरस्वती नदी के इर्द गिर्द भी पाए गए हैं। यही कारण है कि इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, जबकि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना? चौथा नाम है दोस्तों प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता भी किसे कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। दोस्तों आप ही सब बताइए जरा, सिंधु घाटी सभ्यता कितना साल पुराना है? सिंधु घाटी सभ्यता पिछले वीडियो में मैं आप सभी को बताया हूं, यदि आप देखे होंगे तो बकायदा आपको याद होगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। वहां पे मैं आप सभी को बताया था दोस्तों कि रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा इस सभ्यता की अनुमानित आयु है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व में जो यह सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह कैसी है? ग्रामीण है कि नगरी है? नगरी है दोस्तों, नगरी। ऐसा इस सभ्यता में देखा गया
कि यहाँ पे नगर जैसा सारी व्यवस्थाएं थी, नगर जैसे स्नानागार हैं, आधुनिक नगर के मॉडल पर ही, शहर के मॉडल पर ही इस सभ्यता के घर बनाए गए हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इतना प्राचीन है कि इसके पहले कोई भी ऐसा सभ्यता देखने को ही नहीं मिला कि जहां पर नगर जैसा सिस्टम रहा हो। पाषाण काल इसके पहले ठीक है, लेकिन पाषाण काल में नगर जैसा सिस्टम है? अरे पाषाण काल के लोग तो भाषा भी नहीं जानते थे। पाषाण काल के किसी इंसान को जब भूख लगता रहा होगा, तू खुद कह रहा होगा कि यहाँ, तो अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि लगता है खाने को मांग रहा है ना। पाषाण काल नगरी क्या, वो ग्रामीण भी नहीं थी। तो प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों यदि आपको लिखावट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आपको तो स्पष्ट हो ही जा रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे ज्यादा से ज्यादा एक धातु का प्रयोग करते थे। उस धातु का नाम है दोस्तों कांसा। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब बात आती है कि कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, तो यह तांबा से मिलकर बनेगा और टिन से मिलकर बनेगा। तांबा और टिन मिला देंगे तो बन जाएगा दोस्तों कांसा। और कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहेंगे? सिंधु घाटी के सभ्यता को, ठीक ना। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के मानव ज्यादा से ज्यादा कांसा धातु का प्रयोग करते थे। यही कारण है कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहली बार किसी धातु का प्रयोग किया था। उस धातु का नाम था तांबा। तो मानव का जब और विकास हुआ, जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई, उस दौरान मानव को लगा कि यार तांबा तो हम लोग पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, तांबा में क्यों ना टिन मिला देते हैं। तो टिन की भी खोज सिंधु घाटी सभ्यता में हो गई। इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लिपि क्या है। लिपि का मतलब होता है दोस्तों लिखने का ढंग। लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, वह भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली थी, वह थी दोस्तों बुस्ट्रोफेडन। क्या रहेगा? बुस्ट्रोफेडन। अब यह क्या है इसको समझते हैं। लिखने के ढंग को ही स्क्रिप्ट लिपि कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है तो हमें बताना होगा भाव चित्रात्मक, ठीक ना। भाव चित्रात्मक। इस सभ्यता के जो मानव थे वे किसी बात को कहने के लिए भाव का प्रयोग करते थे, किसी चीज को दिखाते थे। अतः इनके भावों में सबसे ज्यादा मछली का अंकन हुआ। किसका अंकन हुआ दोस्तों? मछली जीव का अंकन हुआ है। ऐसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों में सबसे ज्यादा किस जीव का प्रयोग हुआ है। वे लोग पत्थरों पर जब लिखते थे तो सबसे ज्यादा किस जीव को छाप देते थे? तो वो सब छापते थे दोस्तों, वो सब अंकन करते थे मछली को। अब मछली को अंकन करने का मतलब क्या होता रहा होगा, आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। तभी तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास का हिस्सा है। आप सब पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़े हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो भाव चित्रात्मक थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा किस जीव का अंकन है तो मछली, और अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। यह भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों में सबसे ज्यादा अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर का प्रयोग हुआ है तो यू अक्षर का। लेकिन किस जीव का प्रयोग हुआ है तो मछली जीव का प्रयोग हुआ है, ठीक ना दोस्तों। यह है उसकी लिपि। अब लिखने की शैली दोस्तों बुस्ट्रोफेडन है। बुस्ट्रोफेडन क्या है? जैसे दोस्तों हिंदी कैसे हम लोग लिखते हैं, यहां से शुरू करेंगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर यहां शुरू करेंगे यहाँ पे, ऐसी तरह से लिखते हैं ना। लेकिन नहीं, बुस्ट्रोफेडन में कैसे लिखते हैं लोग? ऐसे लिखेंगे, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? यहां से लिखेंगे और वहां पे उठाएंगे नहीं लोग। यहां से शुरू किए तो वही बात यहां से शुरू होगा, फिर वही बात यहां से शुरू होगा नीचे लाइन से, फिर वही बात नीचे लाइन से शुरू होकर, फिर वही बात नीचे लाइन से शुरू होकर आगे तक ऐसे से जाएगा। तो इसी शैली को दोस्तों बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफेडन। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में सबसे पहली बार जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया था दोस्तों। कौन दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों इसके पहले मैंने आप सभी को बता दिया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, जबकि रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता माना जाता है। तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम है। वही अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहली बार सिंधु लिपि के बारे में जानकारी दी थी, जबकि इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहली बार प्रयोग एल ए वैडेल ने किया था। कौन किया दोस्तों? एल ए वैडेल।
कोई L.A. वाइडेल नामक व्यक्ति था, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पढ़ ही नहीं पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि तेरी मेरी कहानी है तो लिखा क्या है, कि कहना क्या चाह रहे हैं लोग। बीच में यू लिख दे रहे हैं, बीच में मछली छाप दे रहे हैं, मगरमच्छ छाप दे रहे हैं, घड़ियाल छाप दे रहे हैं, ये कुल का नौटंकी है। तो वे महोदय पढ़ ही नहीं पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने दे दिया था कि भाई चलता था, इसे पढ़ लेता है, एक लिपि मिलल बा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जानकारी दिया L.A. वाइडेल को, चलिए पढ़ लीजिए, लेकिन वो आए और कहें ये क्या है, व्हाट इज दिस। इनको समझ ही नहीं है। इन्होंने कहा कि ना 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 ना, ये नहीं पढ़ा जा सकता। आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखो और इसी के अंतर्गत पढ़ाओ सभी को। तो इधर का इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के आकार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा भारत का मैप बनाया हूं केवल आपको समझाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक ना, त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, विस्तार की अगर बात करें तो यह दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह त्रिभुजाकार है और यह लगभग 13 लाख क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर में फैला है। आज भी दोस्तों यह आकार बढ़ रहा है क्योंकि जगह जगह पुरातात्विक खुदाई हो रही है, तो उस खुदाई के दौरान स्थल मिल जा रहे हैं तो आकार भी बढ़ जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी, ऊपर वाला मैप में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा मैप में क्या होता है, उत्तर, नीचे वाला होता है दोस्तों दक्षिण, और इस साइड वाला होता है पूरब, ठीक, और इधर का होता है दोस्तों पश्चिम, ठीक ना, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है उसका नाम है दोस्तों मांडा। कहाँ है, क्या है, मांडा। मांडा कहाँ है दोस्तों, तो यह कश्मीर में है। कहाँ पर, कश्मीर। कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। यह मांडा चेनाब नदी के तट पर है। चेनाब नदी का नाम सुने ना, चेनाब नदी के तट पर है दोस्तों मांडा। यही मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यानी इस मांडा के ऊपर कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिला जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। कौन है दोस्तों, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर, ठीक ना। अहमदनगर कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक स्थल है दैमाबाद। यही दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यानी दोस्तों दैमाबाद के नीचे कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिला जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो, ठीक ना। और यह दैमाबाद गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। और यह प्रवरा नदी किस नदी की सहायक होगी, गोदावरी नदी की सहायक है दोस्तों, ठीक ना, सहायक, गोदावरी नदी की सहायक है प्रवरा नदी। उसी प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद, जबकि चेनाब नदी के तट पर है मांडा। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जबकि दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक। इधर है सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह कहाँ है, तो यह यूपी के मेरठ जिले में है, ठीक ना। मेरठ किस राज्य में पड़ेगा, यूपी में। यूपी के मेरठ जिले में है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर वह स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन। किस नदी की सहायक है दोस्तों, यमुना। यमुना की सहायक, यमुना की सहायक नदी पर, सहायक, यमुना की सहायक कौन सी नदी है, हिंडन, हिंडन नदी। यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, उसका नाम है सुतका गेंडोर। क्या है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। यह सुतका गेंडोर दक्षिण बलूचिस्तान में है। दक्षिण बलूचिस्तान, दक्षिण बलूचिस्तान कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान, यानी पाक में पड़ेगा। दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में है सुतका गेंडोर। यह सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर दोस्तों, दास्क नदी के तट पर। और यही सुतका गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक ना। मैं समझाता हूं एक बार फिर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, चेनाब नदी के तट पर, कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में।
सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, यमुना की सहायक, हिंडन नदी के तट पर, और मेरठ यूपी में। जबकि सबसे पश्चिमी स्थल है, उस स्थल का नाम है दोस्तों सुतका गेंडोर, दास नदी के तट पर, दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यानी इन चारों के क्षेत्र के अंदर ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए, इसके बाहर नहीं प्राप्त हुए, इसके ऊपर नहीं प्राप्त हुए, इसी के अंदर ही सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। अब यह एक मैप बन गया तो आप सोच रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार यहाँ लिखा है त्रिभुजाकार है, यहाँ पे चौकोर क्यों दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज क्यों दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल तो है यह है। इस मैप में आपको केवल चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चौकोर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसका आकार त्रिभुजाकार है। मैं आपको यहाँ पे मैप में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत का मैप है दोस्तों, इंडिया का मैप है। तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है मेरठ में, वो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर मेरठ में, वो यहाँ पर है। दैमाबाद जो प्रवरा नदी के तट पर है, वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, वह यहाँ पर है दोस्तों। कहाँ पर? यहाँ पे, ठीक। मांडा कश्मीर में है, तो मांडा है यहाँ पर। मांडा आपका पड़ेगा भाई यहाँ पे कश्मीर में है, चेनाब नदी के तट पर है, आप देख ही रहे हैं। और सबसे पश्चिमी जो स्थल है उसका नाम है सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर आपका यहाँ पर है, दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में है भाई, भारत से बाहर है, दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक ना। आप समझिए इस बात को। यहाँ पे आप इस मैप में देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार चतुर्भुज है, लेकिन इस मैप से केवल आपको यह ज्ञात हो सकता है कि यह पूर्वी पश्चिमी है, लेकिन त्रिभुज हमें देखना है। तो देखिए ना, यहां से शुरू हुआ, मांडा से आया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से आया दैमाबाद, दैमाबाद से शुरू हुआ ये आया बलूचिस्तान, अब फिर यहाँ पे से लाके मिला देंगे। तो एक एवरेज देखेंगे ना दोस्तों, एक एवरेज देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुज ही है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सबसे दक्षिणी स्थल, इधर सबसे पूर्वी स्थल, ऊपर सबसे उत्तरी स्थल, और इन दोनों उत्तरी दक्षिणी के भी इस साइड पश्चिम दिशा में एक स्थल है सुतका गेंडोर, जो सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। तो इस मैप को देख करके आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये तो चौकोर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे त्रिभुज लिखा है, ऐसा बात नहीं है। इस मैप में आप केवल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप त्रिभुज को भी देख सकते हैं और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को आप देख ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए सभी टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कुछ और बिंदुओं पर बात करूंगा। यह था मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तीसरा वीडियो होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वह नया टॉपिक नहीं है बल्कि वह यही वाला टॉपिक रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। तब तक के लिए जय हिंद।